नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्रोत सामग्री से सीधे 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डीकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 65 से 100 तक, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर फोकस है। और उसके बाद 101 से 115 तक के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को भी देखेंगे, जो कंप्यूटर बेसिक्स और यूपी के जीके से जुड़े हैं। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सिर्फ रटने के बजाय इन फैक्ट्स के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। दूसरा, एडवांस्ड टेक और सिक्योरिटी। तीसरा, उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। चौथा, यहाँ का इतिहास और भौगोलिक विरासत। और अंत में राज्य प्रशासन और योजनाएं। बहुत कुछ है जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, यानी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हमारे 65 से 100 तक के प्रश्नों के सेट में ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आजकल हमारे रोजमर्रा के काम इन सॉफ्टवेयर्स पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। मेरा मतलब है, सोचिए, अगर आपको एक डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल्स का इस्तेमाल करके ये चुटकियों में हो जाता है। और एक्सेल, वहाँ क्लीन फंक्शन का काम ही है टेक्स्ट से उन कैरेक्टर्स को हटाना जो प्रिंट नहीं हो सकते, ताकि आपका डेटा एकदम साफ रहे। वहीं अगर आपके पास कुछ बहुत ही संवेदनशील जानकारी है तो पावर पॉइंट आपको पासवर्ड के जरिए उसे एन्क्रिप्ट करने की पूरी सुविधा देता है। और जब बात कम्युनिकेट करने की हो तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसी ईमेल सर्विस तो है ही। वैसे एक दिलचस्प बात नोटिस की है, किसी भी ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच बस एक छोटा सा @ सिंबल होता है, और यही दोनों को अलग करता है ना कमाल की बात। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमने टेक्नोलॉजी में कितनी लंबी छलांग लगाई है। एक तरफ जरा पास्कल लाइन के बारे में सोचिए। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है, पूरी तरह से एक फिजिकल मशीन जिसमें गियर्स और पहिए लगे होते थे। और दूसरी तरफ आज के हमारे मॉडर्न कंप्यूटर का दिल, यानी सीपीयू। इस छोटे से सीपीयू के अंदर लाखों बहुत ही सूक्ष्म स्विच होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। मतलब कहाँ वो भारी भरकम गियर्स और कहाँ आज के ये माइक्रोस्कोपिक डिजिटल स्विचेस। ये सफ़र वाकई अविश्वसनीय है। अब हार्डवेयर से थोड़ा बाहर निकलकर इस विशाल इंटरनेट और डेटा की दुनिया की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, उसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम इतने बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करने की बात करते हैं तो अपाचे हडूप जैसे फ्रेमवर्क का नाम सामने आता है। और आपको पता है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जावा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, उन्नत तकनीक और सुरक्षा। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें कई अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के तौर पर के मीन्स एल्गोरिथम को ही ले लीजिए। ये एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ सिस्टम खुद ही डेटा में मौजूद पैटर्न्स को ढूंढना सीखता है, बिना किसी इंसानी दखल के। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि हर प्रोग्रामिंग भाषा एआई के लिए फिट नहीं बैठती। जैसे कि पर्ल भाषा, आमतौर पर इसका इस्तेमाल एआई एप्लीकेशंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। हर टूल का अपना एक अलग काम होता है। आज की दुनिया कितनी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी डिवाइसेस को ही देख लीजिए। ये आपस में वायरलेस तरीके से बात करने के लिए ज़्यादातर ब्लूटूथ तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की इस अनंत दुनिया में जहाँ हर सेकंड करोड़ों पोस्ट्स आती हैं, वहाँ हैशटैग का रोल बहुत बड़ा है। हैशटैग असल में कीवर्ड्स या किसी खास टॉपिक को मार्क करने का काम करता है, ताकि कोई भी जानकारी आसानी से सर्च की जा सके। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। इस हद तक जुड़े हुए डिजिटल परिदृश्य में सरकारें और प्रशासन ई गवर्नेंस के तहत हमारे डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं? जाहिर है, इस डिजिटल युग में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षा को लेकर एक लगातार जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स जैसे मजबूत सुरक्षा उपाय हैं जो ई गवर्नेंस में दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी असलियत की गारंटी देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बॉटनेट अटैक जैसे गंभीर खतरे भी मंडरा रहे हैं। बॉटनेट अटैक में क्या होता है कि एक साथ कई सारे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को हैक करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाता है और फिर उनसे बड़े पैमाने पर साइबर हमले किए जाते हैं।
तो बेसिकली ये सुरक्षा और खतरे के बीच का एक कभी न खत्म होने वाला खेल है। डिजिटल दुनिया से अब वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटते हैं। भाग 3, उत्तर प्रदेश, कला और संस्कृति। अब अगर हम अपने उन्हीं 65 से 100 वाले प्रश्नों के सेट को ध्यान से देखें तो हमें उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता और कला का एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये बताता है कि कैसे हर शहर की अपनी एक बिल्कुल अनोखी पहचान है। जैसे गाजीपुर अपनी खूबसूरत वॉल हैंगिंग्स के लिए मशहूर है, मिर्जापुर की हस्तनिर्मित दरियों की तो बात ही अलग है, और मेरठ अपनी बेहतरीन क्वालिटी की कैंचियों के लिए जाना जाता है। भदोई के हस्तनिर्मित कालीन तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ही, जबकि चिन्हट और मुसैलिया में बहुत ही शानदार और मॉडर्न ग्लेज्ड टेबलवेयर बनाए जाते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग कला है। कला की इसी बेहतरीन यात्रा में एक बहुत ही अद्भुत लोक नृत्य आता है, चरकुला नृत्य। जरा कल्पना कीजिए, इस नृत्य में एक महिला डांसर अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों का एक पूरा का पूरा स्तंभ रखती है और उसे गजब के बैलेंस के साथ संतुलित करते हुए डांस करती है। ये अपने आप में संतुलन और ग्रेस का एक बेजोड़ नमूना है। वैसे कला और साहित्य की बात चली रही है तो परीक्षा के नजरिए से एक अहम बात और ध्यान रखनी चाहिए। स्रोत सामग्री के मुताबिक जब हम लेखकों और उनकी कृतियों की बात करते हैं तो अष्टसूर और सूरदास का जो जोड़ा दिया गया है वो तकनीकी रूप से गलत माना गया है, तो इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब उत्तर प्रदेश के अतीत और उसकी जमीन को और करीब से जानते हैं। भाग 4, इतिहास और भौगोलिक विरासत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। अगर हम ऐतिहासिक कालखंडों पर नजर डालें तो श्रावस्ती किसी समय उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद गुप्तकाल का वो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर आता है जो देवगढ़ में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर उत्तर भारत में पंचायतन वास्तुकला शैली का सबसे पुराना ज्ञात उदाहरण है। और अगर हम भाषा और वास्तुकला के मिले जुले प्रभाव को देखें तो फतेहपुर सीकरी का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। इसे पहले फतेहाबाद कहा जाता था, और ये जो शब्द है ना फतह, जिसका मतलब जीत होता है, ये असल में फारसी भाषा से आया है। देखा आपने कैसे अलग अलग दौर का इतिहास एक साथ जुड़ रहा है। और इसी ऐतिहासिक कड़ी में एक और बेहद अहम नाम आता है सारनाथ। अपने अशोक स्तंभ के लिए दुनिया भर में मशहूर सारनाथ का सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि भौगोलिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। ये वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बसा है, और वो भी बिल्कुल गंगा और वरुणा नदियों के पवित्र संगम के पास। नदियों का ये खास संगम ही सारनाथ को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्र बना देता है। 60 फीट, जी हाँ 60 फीट, ये विशाल ऊंचाई है लखनऊ के मशहूर रूमी दरवाजा की। ये महज एक इमारत नहीं है बल्कि इस राज्य की शान का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और अगर हम थोड़ा भूगोल और उद्योग के कनेक्शन की बात करें तो इलाहाबाद और चित्रकूट के पास शंकरगढ़ और बरगढ़ के इलाके आते हैं। यहाँ बहुत ही हाई ग्रेड सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े बड़े भंडार हैं जो हमारे कांच उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। इसी तरह कानपुर की ऐतिहासिक लाल इमली मिल का नाम तो सुना ही होगा। एक समय था जब इसके ऊनी वस्त्रों की धूम पूरे देश में हुआ करती थी। इतिहास से निकलकर अब वर्तमान पर आते हैं। भाग 5, राज्य प्रशासन और योजनाएं। तो अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में हैं जहां हम अपने अतिरिक्त प्रश्नों यानी 101 से 115 पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आधुनिक राज्य को अच्छे से चलाने के लिए बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है। अगर हम अक्टूबर 2021 तक के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में शहरी प्रशासन को संभालने के लिए कुल 17 नगर निगम काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राज्य ने आईटी, टेक्सटाइल और अन्य सेक्टर्स के लिए 31 विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी SEZs को भी मंजूरी दी है। और बात अगर शिक्षा और विकास के इतिहास की करें तो क्या आपको पता है कि लखनऊ का बाल संग्रहालय काफी पहले साल 1957 में ही स्थापित कर दिया गया था। अगर हम समय के पहिए को घुमा कर देखें तो प्रशासन के विकास की एक बहुत ही साफ तस्वीर उभर कर आती है। साल 1909 को देखिए, जब आगरा में यूनाइटेड प्रोविंस कांग्रेस सोशल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसकी अध्यक्षता खुद मोतीलाल नेहरू जी ने की थी।
फिर कई दशकों बाद नई ऊर्जा की ज़रूरतों को समझते हुए 1983 में उत्तर प्रदेश में नीडा यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बनाई गई। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, पर्यावरण को लेकर भी कदम उठाए गए। 1986 में स्वैम्प डियर यानी दलदली हिरण को बचाने के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई और फिर 2012-13 के दौरान वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत की गई। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि प्रशासन किस तरह धीरे-धीरे एक सस्टेनेबल अप्रोच की तरफ बढ़ा है। और अगर हम हाल फिलहाल की प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर डालें तो राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक स्कीम्स कितनी तेजी से बदल रही हैं, इसका अंदाजा लग जाएगा। उदाहरण के लिए एक नल एक पेड़ नाम की एक बहुत ही बढ़िया योजना शुरू की गई है। इसे नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने मिलकर लॉन्च किया है ताकि पर्यावरण और बुनियादी सुविधाओं दोनों को एक साथ साधा जा सके। इसके अलावा हमारे शहरों की पहचान कैसे बदलती और विकसित होती है, इसका एक ताज़ा उदाहरण नोएडा में देखने को मिला, जहां अमलतास रोड का नाम बदलकर अब रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि एक अच्छे प्रशासक से सिर्फ अपने राज्य तक सीमित रहने की उम्मीद नहीं की जाती, उसे राष्ट्रीय स्तर की भी अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। जैसे कि ये जानना कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम के दुर्लभ पक्षी को बचाने के लिए 2023 के ड्राफ्ट विनिमयों के तहत उस इलाके में 33 केवी और उससे नीचे की बिजली की लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के बाकी राज्यों की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुथाचन पुरस्कारम है, या फिर महाराष्ट्र का राज्य पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर जिसे हम हरियल भी कहते हैं, वो है। ये सब दिखाता है कि अवेयरनेस का दायरा कितना व्यापक होना चाहिए। तो इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिकोड करने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, आज के इस तेजी से बदलते दौर में जहां एक तरफ हमें डेटा एन्क्रिप्शन और हैशटैग जैसी एकदम मॉडर्न तकनीकी दक्षता की ज़रूरत है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी जड़ों जैसे सारनाथ के भूगोल या चिन्हट की शानदार कला का भी उतना ही गहरा ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी दक्षता और क्षेत्रीय ज्ञान का ये अनूठा संगम भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप खुद सोचिए। ये सिर्फ कोई एग्जाम क्लियर करने वाली बात नहीं है, बल्कि भविष्य का एक सक्षम, स्मार्ट और जागरूक लीडर बनने की एक बहुत बड़ी नींव है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा और तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।